तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है आपका साइंस का पहला वीडियो है, इस पर 3 और वीडियो आएंगे जिससे कि पूरी साइंस कंप्लीट हो जाए। एक आएगी 100 क्वेश्चन की जो है फिजिक्स की, और 2 आएंगी बायोलॉजी की, मतलब जीव विज्ञान की 2 वीडियो 100 क्वेश्चन के आएंगे। और ये अपना पहला वीडियो होता है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला आपका, कौन सा पदार्थ प्रकृति में जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? H2O, H2O2, CO2 या फिर NH3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है H2O। जल जो है आपका तीनों अवस्थाओं में, H2O जल का रासायनिक सूत्र है, वाटर का या फिर जल का जो है रासायनिक सूत्र होता है H2O, जो तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायु क्या है? तो आपको बताना इसमें वायु जो है क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर अपरूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, वायु जो है एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर यह सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड, न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था जो है क्या कहलाती है? प्लाज्मा, मेंटल, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठोस, द्रव एवं गैस के बाद जो है प्लाज्मा चौथी अवस्था है। एक और होती है, पांचवी अवस्था भी है, जिसको बोस आइंस्टीन शायद कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, एवोगाड्रो संख्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को जो है वो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसमें आपको बताना है कि किस तत्व में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें में? तो जो ऋणात्मक आवेश होता है वो आपका होता है बीटा किरण में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गामा किरणें हैं, आपको बताना है इसमें गामा किरणें क्या हैं? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या फिर उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, गामा किरणें जो है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, आपको बताना है इसमें लोहे पर जो है जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का या फिर जस्तीकरण का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? उत्प्रेरण, अभिप्रेरण, ऑक्सीकरण या फिर अवकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो अवकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसमें आपको बताना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल करता है, भस्म करता है, क्षार करता है या फिर लवण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को या पेपर को जो है लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या फिर 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है, 7 से अधिक होता है। क्षारीय घोल का मान जो है 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से जो कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय घोल होता है। और 7 तो आपको बताइए न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस जो है
वह किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? उच्च दाब एवं निम्न ताप के कारण, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर जो है वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिर ताप होगा यदि टेम्परेचर जो हो कांस्टेंट हो और आयतन कम किया जाए तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बताना है। कम हो जाता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या फिर बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर जो है गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है बढ़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दूध उदाहरण है। आपको बताना है दूध किसका उदाहरण है? विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, या फिर वायु विलय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इमल्सन। दूध जो है उदाहरण है इमल्सन का, ठीक है, थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, आपको इसमें बताना है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 6.6, 6.9 या फिर 7.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण यानी कोरोजन नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण यानी कोरोजन नहीं होता है? तो जंग जो लगता है वो चीज़ नहीं लगता है। तो बताइए इसमें लोहा है, तांबा है, सोना है, या फिर चांदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सोना, जिसे गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। इस पर जो है वायु में छोड़ देंगे तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोहा को अगर आप छोड़ देंगे तो अभी तुरंत ही जंग लग जाता है मतलब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? देखिए ऑप्शन, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, ऊष्मा का जो है परिवर्तन नहीं होता है, तापी स्थिति स्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी अभिक्रिया का वेग, मतलब किससे प्रभावित होगा आपको बताना है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ बढ़ता है, अभिक्रिया की गति के साथ घटता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ स्थिर रहता है, या फिर अभिक्रिया की प्रगति के साथ घट या बढ़ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड, ठीक है। अभिक्रिया की गति अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग जो है अभिक्रिया के प्रगति के साथ घटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? इसमें आपको बताना है कि उत्प्रेरक जो है किसी अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, प्रभावित किस टाइप से प्रभावित करते हैं? बढ़ता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, या फिर घटा देता है, या फिर परिवर्तित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक जो है वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को जो है परिवर्तित करता है, ठीक है। अगर कम है तो उसे बढ़ाता है, और ज़्यादा है तो उसे घटाता है, ठीक है। तो और जो उत्प्रेरक होता है वो अपने कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं कितना ठीक है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें लगभग जो है 81 क्वेश्चन या फिर 85 क्वेश्चन हैं, सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वीडियो को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बताइए इसमें, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, या फिर ब्यूटेन? तो प्राकृतिक गैस में जो है मुख्यतः क्या रहता है? मेथेन, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है CH4, ठीक है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और मेथेन आपको पता है कि कई जगह पे, जैसे कि धान के खेत में जो है पैडी में मिलता है, मेथेन को पाया जाता है, मेथेन पाया जाता है और जो पशु होते हैं जुगाली करते हैं उसमें भी जो है मेथेन पाया जाता है, कोयले की खान में भी जो है मेथेन पाया जाता है। तो इन सभी जगहों पे जो है मेथेन पाया जाता है, और इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो किसकी होती है? मेथेन की होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोबर गैस का में मुख्यतः होता है। तो इसमें आपको बताना है कि गोबर गैस में मुख्यतः मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो किस गैस की होती है? एथिलीन की, एसिटिलीन की, मेथेन की, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है मेथेन। गोबर गैस में भी जो है
सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? मेथेन की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण जो है आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के, या फिर परमाणु घनत्व के। तो मेंडलीव के अनुसार जो है तत्वों के गुणधर्म जो हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परमाणु भार के। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? आपको इसमें बताना है कि आधुनिक जो आवर्त नियम जो दिया है उस इनमें से किसने दिया है? मेंडलीव ने, मोजले ने, या फिर डाल्टन ने, और गाड्रो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड, मोजले ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक जो है वो मोजले हैं। 1913 में इन्होंने दिया था, ठीक है, 1913। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आपको बताना है इसमें पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए फोर्थ हो जाएगा, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव ने जो दिया था उसमें तो परमाणु भार के आधार पर रखा गया था तत्वों को, लेकिन आधुनिक आवर्त में जो है चेंजिंग लाया गया। तो उसमें बताइए किसमें परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा गया है, परमाणु घनत्व के अनुसार, परमाणु संख्या के, या फिर परमाणु भार के अनुसार। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण उसके परमाणु संख्या के नंबर पर जो है रखा गया है, ठीक है, आधार पर रखा गया है, परमाणु संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक आवर्त का जो है प्रथम सदस्य होता है। आपको इसमें बताना है कि प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वो क्या होता है? एक क्षार धातु होता है, एक हैलोजन होता है, एक अक्रिय गैस होता है, या फिर एक उप धातु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वो एक क्षार धातु होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसमें बताना आपको सबसे हल्का जो तत्व है कौन सा है? हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, या फिर हाइड्रोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना जो है जिसे गोल्ड कहते हैं उसका लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम, ओरम, अर्जेंटम, या फिर केरम। तो सोना का जो लैटिन नाम है वो होता है ओरम, ठीक है, ओरम। इसे एयू से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल है वो क्या है? एयू, गोल्ड, ठीक है, और इसे ओरम लैटिन इसका नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट कर पतली पत्थर बनाई जा सकती है? आपको इसमें बताना है कि वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट कर पतली पत्थर या फिर चद्दर बनाई जा सकती है? तन्यता कहलाता है, चालकता कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है, या फिर सघनता कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आघात वर्धनीयता कहलाता है। किसी भी धातु को पीटकर पत्थर बनाई जा सकती है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं, या फिर मेलियाबिलिटी कहते हैं। और अगर इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण किसी धातु को खींचकर जो है तार बनाया जा सकता है? तो वो कहलाता है तन्यता, जिसे डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है, तन्यता है। तो इसे भी याद रखिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, आघात वर्धनीयता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पारे का अयस्क क्या है? पारे का अयस्क जो है ऑर्नामेंट्स क्या है? पायराइट्स है, बॉक्साइट्स है, हेमेटाइट है, या फिर सिनेबार है? तो पारे का जो अयस्क है वो होता है क्या? सिनेबार, ठीक है, पारे का अयस्क क्या है? सिनेबार, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेडियम किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है कि रेडियम किससे प्राप्त होता है? गैलेना से, पिच ब्लेंड से, बॉक्साइट से, या फिर हेमेटाइट से? तो रेडियम जो है आपका पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है, ठीक है, ये रेडियम का एक अयस्क है, इससे जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? गुरुत्व, इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निच्छालन विधि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि अयस्कों में जो है उपस्थित अशुद्धियों को जो है क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है,
स्लैग कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को जो है गैंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या फिर सिल्वर का? तो मोनोजाइट जो है एक थोरियम का अयस्क है। थोरियम से जो है मोनोजाइट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? आपको इसमें बताना है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, सोडियम का, लोहा का या फिर तांबा का? तो हेमेटाइट जो है एक लोहे का अयस्क है। ठीक है, हेमेटाइट के अलावा आपका हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट, सीडेराइट एंड आयरन पायराइट जो है ये भी जो है लोहे का अयस्क होते हैं। ठीक है, लोहे के अयस्क होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट एंड आयरन पायराइट ये सभी जो हैं लोहे के अयस्क हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? आपको इसमें बताना है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। जस्ता एवं तांबा का, पीतल तांबा एवं निकिल का, तांबा जस्ता एवं एल्यूमिनियम का, तांबा जस्ता एवं निकिल का? तो देखिए इसमें जर्मन सिल्वर में जो है, जर्मन सिल्वर नाम से लगता है कि इसमें सिल्वर होगा, लेकिन इसमें सिल्वर जो है नहीं रहता है। तो ये जो है मिश्रण है आपका तांबा जस्ता एवं निकिल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, तांबा जस्ता एवं निकिल। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है मिश्रण है, आपको बताना है तांबा प्लस निकिल का, तांबा प्लस जस्ता का, कांसा प्लस तांबा का, कांसा प्लस जस्ता का। तो तांबा जो है किसका है? तांबा, पीतल जो है तांबा प्लस जस्ता का है। इसे याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं? पिताजी से भी। ठीक है, पिता से हो जाए, पी से हो जाएगा पीतल, अता से होगा तांबा और जी से हो जाएगा जस्ता। ठीक है, पिताजी से आप याद कर सकते हैं। पीतल तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, Na2CO3.10H2O या फिर CaOH का होल ट्वाइस या फिर NaCO3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है Na2CO3.10H2O। इसको कहते हैं धोने का सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोने का सोडे का रासायनिक नाम है और ये रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो सोडा है उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर जो है हरे रंग की परत जम जाती है? तांबा, चांदी, निकिल या फिर जस्ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तांबा। ठीक है, तांबे को आप अगर वायु में रखते हैं तो उसके ऊपर जो है हरी परत जम जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो हैं जल की स्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में क्लोरीन डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर या फिर उपयुक्त सभी से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जो है जल की कठोरता जो है दूर की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? साधारण कांच जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? सोडियम सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का, सिलिका का या फिर यह सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है यह सभी। जो साधारण कांच होता है वो सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट एवं सिलिका का मिश्रण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लोकियर ने, मार्टिन गुच ने, ग्राहम बेल ने या फिर जोसेफ एस्पिडेन ने?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, जोसेफ एस्पेडिन ने जो है पोर्टलैंड सीमेंट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज या फिर फ्रैक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। को बताना है, प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था फार्मिकम, एथिलीन, यूरिया या फिर एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक जो था वो था यूरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, कार्बनिक यौगिकों की सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्लोरोनीकरण, बहुलीकरण, पाश्चुरीकरण या फिर किण्वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, किण्वन, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसी के द्वारा जो है, किण्वन के द्वारा ही शराब भी बनाया जाता है। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा शराब भी बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है, जिससे हम लोग लिखते हैं, नीडल जो होता है वो उसमें क्या प्रयुक्त होता है। शीशा का बना होता है, लेड का होता है, ग्रेफाइट का होता है या फिर हीरा का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, नीडल जो जिससे हम लोग लिखते हैं, जो पेंसिल होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयुक्त होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयुक्त होता है एथाइल अल्कोहल, ब्यूटेन, टेट्राइथाइल या फिर श्वेत पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, टेट्राइथाइल जो है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए हम लोग जो है टेट्राएथाइल मिलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पेट्रोल किसका मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है, एल्कोहल का, कार्बोहाइड्रेट्स का, हाइड्रोकार्बन्स का या फिर हाइड्रोकार्बन एवं एल्कोहल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3, हाइड्रोकार्बन्स। तो पेट्रोल जो है मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन्स का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पैराफिन मोम किसका उत्पाद है। पैराफिन मोम जो है किसका उत्पाद है, पेट्रोलियम का, चमड़ा का, मधुमक्खी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम मोम जो है आपका, पैराफिन मोम जो है आपका पेट्रोलियम का उत्पाद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, धातुओं में जोड़ या फिर वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। धातुओं में जो वेल्डिंग की जाती है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन या फिर मेथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड, एसिटिलीन जो है वेल्डिंग में, एसिटिलीन गैस जो है वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीफ्रीज एक मिश्रण है। आपको बताना इसमें एंटीफ्रीज जो है एक मिश्रण है किसका, एसिटिक अम्ल व जल का, फार्मिक अम्ल व जल का, मिथाइल एल्कोहल व जल का, इथाइल एल्कोहल व जल का। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, इथाइल एल्कोहल व जल का जो है मिश्रण होता है क्या, एंटीफ्रीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। आपको इसमें बताना है कि शराब का जो निर्माण होता है किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, उत्प्रेरण के, किण्वन के, संयोजन के या फिर विस्थापन के। तो अभी मैंने बताया था कि जो शराब जो बनती है वो भी किसके द्वारा बनती है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन विधि के द्वारा जो है शराब का भी निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है। आपको इसमें बताना है कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जो है जम जाता है जिसके कारण जो है थकावट या फिर हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। तो आपको बताना, देखिए ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यूरिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है, लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में यदि लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो उससे थकावट महसूस होता है। ठीक है, और जो गठिया और जो बनती है शायद इसी की वजह से बनती है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, आंसू गैस या फिर टीयर गैस जो जिसे कहते हैं में प्रयुक्त होता है। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है ब्रोमो एसिटोफिनोन, फ्लोरो एसिटोफिनोन या फिर क्लोरो एसिटोक्यूसन,
या फिर क्लोरोएसिटोफिनोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है क्लोरोएसिटोफिनोन जो है आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। क्या? क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अब फूड प्रोसेसिंग या फिर खाद्य प्रसंस्करण जिसे खाद्य परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, जिसे फूड प्रोसेसिंग या फिर खाद्य परीक्षण हेतु खाद्य परीक्षण कहते हैं हेतु प्रयुक्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बेंजोइक अम्ल। फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड की सुरक्षा के लिए, मतलब जो बना हुआ जो जैसे पैकिंग जो होती है ना भोजन, उसमें जो है उसकी सुरक्षा के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? उसमें जो है बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है, जिससे जो है भोजन जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है? एथिलीन का, टेट्राफ्लोरोएथीन का, स्टायरीन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टेफ्लॉन जो है का बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथीन। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, एसिटिलीन का, विनाइल क्लोराइड का या फिर इन सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है प्राकृतिक रबड़ एक आइसोप्रीन का बहुलक है। क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक है क्या? प्राकृतिक रबड़। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्राकृतिक रबड़ का वल्नीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? प्राकृतिक रबड़ का जो है वल्नीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, गंधक के साथ गर्म करना, क्लोरीन गैस मिलाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है गंधक के साथ गर्म करना। प्राकृतिक रबड़ का वल्नीकरण जो है गंधक के साथ गर्म करने से होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट्स का, पॉलीएमाइड का, पॉलीस्टायरीन का या फिर पॉलीएथिलीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए जो है पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला है? तो इसमें सबको बताना है कि कौन सा जो है कोयला उत्तम कोटि का है। लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या फिर पीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है फर्स्ट टाइप का उत्तम कोटि का कोयला होता है। ठीक है, इसके बाद से सेकेंड नंबर पे आता है आपका बिटुमिनस और थर्ड होता है आपका लिग्नाइट एंड फोर्थ नंबर पे आता है पीट। ठीक है, तो 4 टाइप के जो है समानता जो है कोयला पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। सबसे भारत में जो कोयला पाया जाता है सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है बिटुमिनस टाइप। सेकेंड टाइप का कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, विस्फोटक आरडीएक्स को किस नाम से जाना जाता है? विस्फोटक आरडीएक्स जो है इसे किस और एक नाम से जानते हैं? साइक्लोनाइट से, हेक्सोजन से या फिर C4 से या फिर T4 के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरडीएक्स को जो है साइक्लोनाइट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का, ओलिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का या फिर मैलोइक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है नाइट्रोग्लिसरीन का डायनामाइट बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला है आपका, दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? दर्द निवारक के रूप में जो एस्पिरिन प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, मिथाइल सैलिसिलेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है
पेनिसिलिन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, औषधि में काम आने वाली खाली संपुट या जिसे कैप्सूल किस से बने होते हैं? जो कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर जो है जो दवाइयाँ जो है भरी होती हैं वो किसके बने होते हैं? तो इसमें बताना एंड श्वेतक के, गोंद के, या फिर श्लेष के, या फिर मौड़ी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है मौड़ी के बने होते हैं। जो कैप्सूल्स हैं वो मौड़ी के बने होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सोना किस अम्ल में घुलता है? सोना जो है किस अम्ल में घुलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, अम्लराज में, नाइट्रिक अम्ल में, या फिर इन सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है अम्लराज, जिसे एक्वारिजिया भी कहते हैं। तो सोना जो है अम्लराज यानी एक्वारिजिया में घुलता है। एक्वारिजिया किससे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। ठीक है, 3:1। इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल जो होगा वो होगा 3 रेशियो में, और नाइट्रिक अम्ल जो होगा वो होगा 1 रेशियो में। HCl जो हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं HCl, और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 ना। तो इसी का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा है सेलुलोज है, ऊन है, रेयान है, या फिर रेशम है? तो संश्लेषित रेशा जो होता है वो होता है रेयान। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? निकेल और तांबा, क्रोमियम और ग्रेफाइट, बेंजीन और एसीटोन, क्रोमियम और निकेल? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ, क्रोमियम और निकेल जो है स्टेनलेस स्टील बनाने में जो है प्रयुक्त किया जाता है। क्या? क्रोमियम और निकेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? कोल गैस, कोक, प्रणोदक, बायोमास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड, प्रणोदक। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन है प्रणोदक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सीएनजी में कार्बन का कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सीएनजी में कार्बन का कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में रहता है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या फिर एथेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सीएनजी में भी सबसे ज़्यादा जो होता है वो मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम, आर्गन, नियान, या फिर रेडॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हीलियम जो है भरी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, क्षारों द्वारा तेल का अपघटन क्या कहलाता है? क्षारों द्वारा तेल का अपघटन क्या कहलाता है? एस्ट्रीकरण, बहुलीकरण, साबुनीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्षारों द्वारा तेल का अपघटन जो है वो कहलाता है आपका साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है? कांच, सीमेंट, साबुन, या फिर उर्वरक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है सीमेंट जो है एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम सिलिकेट का जो है मिश्रण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसमें आयरन यौगिकों से लगे दाग को निकाला जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिकों से लगे दाग को निकाला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल, सेकेंड है बेंजोइक अम्ल, थर्ड है थैलिक अम्ल, एंड फोर्थ है सिनैमिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से जो आयरन यौगिकों को लगे दाग को निकाला जाता है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो प्रायः किसकी बनी होती है? सोडियम एसीटेट की, कैल्शियम की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है
वो बनी होती है किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो एयर या फिर वायु को जो है सबसे अधिक प्रदूषित करती है, SO2, CO2, N2O2 या फिर CO। तो वायु को जो सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली गैस है वो है CO, जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है या फिर कितनी होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो होती है वो होती है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नियॉन। तो वनस्पति घी के निर्माण में जो प्रयुक्त गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठोस कपूर के यहाँ पे देखिए छूट गया है, वाष्प बनने। ठीक है, यहाँ पे वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन है, आसवन है, क्वथन है या फिर बहुलीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए फिर, थैंक यू।